India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात करते हैं नीट पीजी की खाली पड़ी सीटों की। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी की खाली पड़ी सीटों पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से कहा कि आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खाली सीटों के कारण डॉक्टरों की कमी होती है, ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बेंच ने काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच में सीटों को जोड़ने पर भी अपनी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। मामला नीट पीजी 2021 में अखिल भारतीय कोटा के तहत खाली सीटों को भरने के लिए अलग से काउंसलिंग कराए जाने की मांग का है। अगर स्थितियां यही रहीं तो हम हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर जनरल को कोर्ट में तलब करेंगे और आदेश पारित करेंगे। हालांकि कोर्ट ने केंद्र और एमसीसी से हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा है कि आखिर सीट क्यों खाली थी और उनको क्यों नहीं भरा गया। सुप्रीम कोर्ट कल 9 जून को मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में खाली सीट छोड़ने के चलन की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से कहा है कि नीट पीजी में खाली सीटें छोड़ने से उम्मीदवारों को मुश्किल होती है, साथ ही योग्य डॉक्टर्स की कमी भी होती है। मई के बाद करीब 1456 सीटें खाली रह गई है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ अखिल भारतीय कोटा के ओपन राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति देने के लिए विशेष राउंड की काउंसलिंग की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका को नीट पीजी 2021 में उपस्थित होने वाले डॉक्टर्स ने प्राथमिकता दी और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग के राउंड 1 और 2 में भाग लिया, जिसके बाद ऑल इंडिया मॉप अप और स्टेट मॉप अप राउंड हुए। पीठ ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी या एमसीसी की ओर से पेश वकील से कहा, किसी भी कोर्स को खाली नहीं रखना चाहिए। ये देखना आपका कर्तव्य है कि वे खाली न रहे। आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेंच ने कहा कि मई में जब अधिकारियों को पता चला कि सीटें खाली है तो उन्हें मॉप अप राउंड करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा, जब हमें डॉक्टरों की आवश्यकता होगी तो सीट खाली छोड़ने से आपको क्या मिलेगा? हम कहां जा रहे हैं? कोई सुव्यवस्थित क्यों नहीं है? शिक्षा प्रणाली पर तनाव कम करें। क्या आप छात्रों और अभिभावकों के तनाव के स्तर को जानते हैं? बेंच ने काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच में सीटों को जोड़ने पर अपनी आपत्ति व्यक्त की। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, काउंसलिंग के बीच में आप सीटों को क्यों जोड़ रहे हैं? एक कट ऑफ होना चाहिए कि आज तारीख में सीटों की संख्या है, प्रवेश दिया जाता है। इससे सीटों को जोड़ने पर भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। कोर्ट ने कहा कि अगर स्थितियां यही रही तो हम हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल को कोर्ट में तलब करेंगे और आदेश पारित करेंगे। हालांकि कोर्ट ने केंद्र और एमसीसी से आज ही हलफनामा दाखिल कर खाली सीटों के मुद्दे पर ये बताने को कहा है कि आखिर सीट क्यों खाली थी और उनको भरा क्यों नहीं गया। ये कहते हुए एएसजी आज अनुपलब्ध है और सभी परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए जवाब में एक हलफनामा रिकॉर्ड में रखा जाएगा। एमसीसी के वकील ने 1 दिन का समय मांगा। बेंच ने प्राधिकरण को दिन के दौरान अपना हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। साथ ही टिप्पणी की, ये चिकित्सा मामलों में छात्रों के अधिकारों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। केंद्र सरकार एएसजी द्वारा नहीं चलाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जज से ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं। जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ऐसी स्थिति में ये संवैधानिक न्यायालयों द्वारा पारित आदेश है जो वैधानिक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों पर प्रभावी होगा। इस मामले में राज्य विशाखापत्तनम के पास ऋषिकोंडा हिल में एक रिजॉर्ट चला रहा था। अतिरिक्त सुविधाओं के साथ उसी स्थान पर रिजॉर्ट के पुनर्निर्माण के लिए इसे ढा दिया गया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष उक्त निर्माण को चुनौती देने वाली रिट दायर की गई। हाईकोर्ट ने निर्माण की अनुमति देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। हालांकि संसद के एक मौजूदा सदस्य द्वारा भेजे गए एक पत्र का संज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई शुरू की और राज्य को कोई और निर्माण कार्य करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य ने एनजीटी की कार्यवाही को चुनौती दी थी।
कि जब सक्षम क्षेत्राधिकारी का हाईकोर्ट पहले ही इस मामले पर विचार कर रहा था तो एनजीटी कार्रवाई के समान कारण के संबंध में मामले पर विचार नहीं कर सकता था। इस तर्क से सहमत होते हुए पीठ ने कहा कि एनजीटी की ओर से उसके समक्ष कार्रवाई जारी रखना उचित नहीं था। अदालत ने एनजीटी के समक्ष कार्रवाई को रद्द कर दिया और पक्षों को उचित आदेश के लिए हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी। यह भी स्पष्ट किया कि जब तक हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विचार नहीं करता, केवल उस क्षेत्र में निर्माण की अनुमति दी जाएगी जहां निर्माण पहले मौजूद था और जिसे ध्वस्त कर दिया गया था और समतल क्षेत्र किया गया था। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के अधीनस्थ होंगे। जहां तक हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार का संबंध है, एनजीटी और हाईकोर्ट द्वारा पारित परस्पर विरोधी आदेश एक विषम स्थिति को जन्म देंगे, जहां अधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा कि उन्हें किस आदेश का पालन करना जरूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि ऐसी स्थिति में संवैधानिक न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों पर प्रभावी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीखने की अक्षमता की बीमारी से पीड़ित दिव्यांगता छात्रा को ये घोषणा करते हुए राहत दी कि उसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में मास्टर ऑफ डिजाइन पाठ्यक्रम का कार्य पूरा कर लिया। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने उम्मीदवार को राहत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। उम्मीदवार ने इससे पहले 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उसे आईआईटी में मास्टर्स ऑफ डिजाइन पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का निर्देश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता का मामला ये था कि उसने शारीरिक दिव्यांगता श्रेणी के लिए योग्यता अंकों के आधार पर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। उसे 10वीं 12वीं कक्षा के लिए विशेषाधिकार दिए गए थे और सीखने की दिव्यांगता वाले व्यक्ति के रूप में प्रोडक्ट डिजाइन में स्नातक की डिग्री भी दी गई थी। डिस्कैल्कुलिया बीमारी से अंक गणित सीखने और समझने में कठिनाई होती है। हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के दौरान उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया गया और उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया। समय बीतने के साथ उम्मीदवार ने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। हालांकि जब 2018 में इस मामले को अंतिम निपटान के लिए ले जाया गया तो हाईकोर्ट ने माना कि वो ये निर्देश जारी नहीं कर सकता कि उम्मीदवार ने पाठ्यक्रम पास कर लिया है। हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उम्मीदवार दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत लाभ के हकदार थे। इससे नाराज उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, इसलिए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और घोषणा करते हैं कि अपीलकर्ता ने डिजाइन में मास्टर का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और ये कि योग्यता सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अच्छी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने छापा मारने वाले पुलिस अधिकारियों का नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि छापा मारने वाले दल के सदस्य एक विशेष जांच एजेंसी से संबंधित होते हैं जो राष्ट्रीय हित, आतंकवाद और मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में जांच करती है। उनके कॉल डिटेल्स उपलब्ध कराने से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए छापा मारने वाले अधिकारियों का नंबर उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड उपलब्ध कराने से उनके गुप्त मुखबिरों की पहचान भी उजागर हो सकती है। उनकी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही उनके मुखबिरों की पहचान भी उजागर हो सकती है। अदालत ने ये टिप्पणी मादक पदार्थ मामले में छापा मारने वाली टीम का नंबर उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका में की थी। छापा मारने वाले दल ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। याचिका में बाबा हरिदास नगर पुलिस थाने में दर्ज मादक पदार्थ मामले में छापा मारने गए दल के सदस्यों के नंबर और उनके मोबाइल की लोकेशन बताने की मांग की गई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को कथित मारपीट मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 आम आदमी पार्टी के विधायकों को राहत दे दी।
स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। सेशन कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने अपने फैसले में सभी को आरोपों से बरी करने के कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अंशु प्रकाश की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश 19 फरवरी 2018 की देर रात एक बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर गए थे। आरोप था कि केजरीवाल के सामने के आप विधायकों ने उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट की। आपको बता दें कि 11 अगस्त 2021 को कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 आम आदमी पार्टी के विधायकों को आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने सेशन कोर्ट में इसको चुनौती दी थी। इसी याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने 2018 के कथित तौर पर मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 9 अन्य नेताओं को बरी करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया था। इस मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप के 9 अन्य विधायकों को अक्टूबर 2018 में जमानत दे दी गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके 2 सहयोगियों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार मामले में डिफॉल्ट जमानत के लिए मुंबई की अदालत का रुख किया है। देशमुख और अन्य आरोपियों ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र अधूरा है और इसलिए वे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत विचारित वैधानिक जमानत के उपाय को लागू करने के हकदार हैं। आगे ये भी तर्क दिया गया कि देशमुख को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है या चार्जशीट तक उन तक पहुंचाई नहीं गई है। सीबीआई के एक विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा। अधिवक्ता अनिकेत निगम के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि देशमुख के खिलाफ आरोपित अपराध कम से कम 10 साल की सजा, मौत या आजीवन कारावास की सजा नहीं है, इसलिए वो सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत वैधानिक जमानत का हकदार है, क्योंकि उसकी रिमांड के 60 दिनों के भीतर जांच पूरी नहीं हुई। देशमुख और अन्य को पहली बार नवंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने इसी केस में केकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने डॉक्टर जयश्री पाटिल की शिकायत पर शुरू की गई प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर देशमुख और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा दायर याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 5 अप्रैल 2021 को इस आशय का एक निर्देश जारी किए जाने के बाद जांच शुरू की गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए सहायक शिक्षकों की अवैध नियुक्ति का आरोप लगाते हुए एक याचिका पर फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को गणित के शिक्षक की नियुक्ति को रद्द करने का निर्देश दिया। इस मामले में एक सिद्दीकी गाजी फरवरी 2021 से मुर्शिदाबाद के सोलुआ डांगा हाई स्कूल में गणित के शिक्षक के पद पर कार्यरत था। जस्टिस राजशेखर मंथा ने पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग के सहायक सचिव अशोक कुमार साहा द्वारा दायर रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें आयोग ने स्वीकार किया था कि कक्षा 9 और 10 के लिए ओबीसी में गणित विषय में सहायक शिक्षक के रूप में गाजी की नियुक्ति राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 एक गलती रही। कोर्ट ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक को 2 मई 2022 को कोऑर्डिनेट बेंच के एक आदेश द्वारा वेतन प्राप्त करने और स्कूल में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को उसकी नियुक्ति तुरंत रद्द करने का निर्देश देते हुए कहा, इस मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सहायक शिक्षक के रूप में सिद्दीकी गाजी की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। बोर्ड तत्काल परिणामी कदम उठाएगा। एक अवैध नियुक्ति किसी नियुक्त व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि वो 8 जून को इस पर विचार करेगा कि नियुक्ति धोखाधड़ी या अन्य कदाचार से प्राप्त की गई थी या नहीं। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि इस दौरान अवैध रूप से नियुक्त व्यक्ति को किसी भी रूप में कोई भी बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें 4 व्यक्तियों को नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। सदस्य निर्धारित समय के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर को चुनावी खर्च का सही हिसाब देने में विफल रहे। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा जिसने चुनौती को खारिज कर दिया था। खंडपीठ ने यह पाया कि अपीलकर्ता चुनाव की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य चुनाव आयोग के समक्ष चुनावी खर्च की सूची प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। हालांकि माना जाता है कि अपीलकर्ता ऐसा करने में विफल रहे हैं और इस तरह की विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य दिखाने में भी विफल रहे। कोर्ट ने आगे देखा कि चुनाव प्रक्रिया 28 अप्रैल 2022 को शुरू की गई थी जबकि रिट अपील 4 मई को दायर की गई। इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस स्तर पर अपील पर विचार नहीं किया जा सकता। ये देखा गया कि चुनाव में उम्मीदवार द्वारा किए गए या अधिकृत खर्च पर सीमा लगाने का औचित्य चुनाव प्रक्रिया पर बड़े धन के हानिकारक प्रभाव को समाप्त करना है। अपीलकर्ताओं के सीनियर एडवोकेट MR राजगोपाल ने तर्क दिया कि अयोग्यता का आदेश पारित करने से पहले उनके द्वारा जवाब दाखिल करने के बावजूद कोई जांच नहीं की गई, इसलिए आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीवन रक्षक उपकरण दिए बगैर नालों की सफाई में कर्मचारियों को लगाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज जनता की समस्याओं को सुनने के लिए पोर्टल तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि नालों की सफाई के समय सिल्ट तुरंत हटा ली जाए। कोर्ट ने कहा नालों की सिल्ट की सफाई का काम 20 जून के पहले तक पूरा कर लिया जाए। ये आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति CK राय की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने अपनी नीतियों का कड़ाई से पालन कराने की बात कही है। याचिका की सुनवाई 13 जून को होगी। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और सहयोगी रामानंद पांडे ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट को बताया कि नालों की सफाई का काम नगर निगम का है, उसके लिए नीतियां बनाई गई हैं। नगर निगम स्वतंत्र निकाय है, कार्यों के लिए उसका अपना एक बजट है। हाईकोर्ट ने इस मामले को पिछले हफ्ते स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया था कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रयागराज जैसी घटना उत्तर प्रदेश में कहीं और न हो। कोर्ट ने इस मामले का तब संज्ञान लिया जब मीडिया रिपोर्ट में यह पाया गया कि प्रयागराज में नालों की सफाई के दौरान कर्मचारियों को बिना किसी प्रकार के मास्क अथवा हैंड ग्लव्स दिए नालों में उतार दिया गया था। कोर्ट ने इस संबंध में जानकारी देने के लिए भी कहा था। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने कहा कि उसके पास उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसके खिलाफ उसकी स्थानीय सीमा से बाहर मामला दर्ज किया गया हो, भले ही वो व्यक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहता हो। न्यायमूर्ति संजय धर की एकल न्यायाधीश पीठ ने धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों और मोहन सिंह परिहार बनाम पुलिस आयोग और अन्य में अदालत के फैसले के अनुरूप ऐसा किया, जिसने इस विषय पर विस्तार से विचार किया। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के नीमच में पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए CPC की धारा 438 के तहत दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक महिला द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा IPC की धारा 498A के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था, जो उसके पति और ससुराल वाले हैं। न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मुख्य प्रश्न ये था कि क्या इस मामले में मध्य प्रदेश में अपने अधिकार क्षेत्र के स्थानीय सीमा से परे दर्ज किए गए मामले में जमानत देना अधिकार क्षेत्र में निहित है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ट्रांजिट जमानत नहीं मांग रहे हैं, बल्कि स्थायी आधार पर अपनी गिरफ्तारी की जमानत मांग रहे हैं। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.